गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बड़ा विशेष टॉपिक लेके आया हूं, जिसको जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश की जो राजनीति है वो किस तरह से लोगों को मोहरा बनाती है। जी हाँ, मोहरा बनाती है। देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ, संविधान लिखा गया, तो सिर्फ एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। और जैसा कि बताया जाता है, या आपने भी सुना होगा, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ 10 सालों के लिए व्यवस्था की थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर एक बार किसी को बैसाखी पकड़ा दी गई तो वो बैसाखी आजन्म लेके चलता है। इसी कारण से उन्होंने ये सोचा था कि 10 साल के लिए अगर हम थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे तो जो जातियां, जो एससी एसटी जो जातियां हैं, जो कि पिछड़ी हुई हैं, जिनको कि बहुत समय से मतलब जो है जिन्होंने परेशानियां उठाई हैं, जो गरीब हैं, वो मुख्य धारा में आ जाएंगी समाज के, और देश के मतलब विकास में पूर्ण तरह सहयोग करने लगी। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? वोट के भूखे हमारे नेताओं ने इस एससी एसटी एक्ट को परमानेंट कर दिया। जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं, उन्होंने इसमें कुछ 27 और क्लॉज जोड़ दिए और कहते हैं कि मेरे जीते जी, मतलब मेरे आजन्म, मेरे रहने तक ये एससी एसटी एक्ट को कोई हिला नहीं सकता है। जबकि एससी एसटी एक्ट के ऐसा माना जाता है कि 92% जो केसेस हैं, या उससे कहीं अधिक, वो सारे झूठे और फर्जी पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एससी एसटी एक्ट को एक लाभकारी योजना बना दिया गया है। आपने सुना होगा कि एक महिला के ऊपर जांच चल रही है, जिसमें कि एससी एसटी एक्ट लगा के लाखों रुपए सरकार से वसूल लिए। क्योंकि जैसे ही आप कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको सरकार जो है, सरकारी जो है पैसा देने लगती है। और वो पैसा आता कहाँ से? आप सभी जानते हैं कि एक जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला वर्ग है, जिसको कि आप जनरल कास्ट कहते हैं, वो इस टैक्स को भरता है। और आप चाहें तो गूगल से आंकड़े निकाले जा सकते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग कौन हैं, कौन सी जातियां हैं, और कौन लोग ये टैक्स देते हैं। खैर, हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसके लिए आजकल बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, मंडल कमीशन यानी कि 1990 से पहले ये सारे के सारे सवर्ण थे। जी हाँ, ओबीसी थे ही नहीं। लेकिन ओबीसी बनने के बाद चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसा लगा कि मैं मंडल कमीशन अगर लागू कर दूंगा तो मैं राजीव गांधी को जो है सत्ता से बाहर बाहर कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा, और मैं भी मरते दम तक जो है सत्ता की जो चाशनी है, जो मलाई है, वो खाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीपी सिंह, क्या उनका इतिहास रहा है आप सभी गूगल चाहें तो पढ़ सकते हैं, उनके घर परिवार का इतिहास क्या रहा है। एनीवे, आज हम उस पर नहीं जाएंगे। तो जो लोग अच्छे खासे जिनका जीवन चल रहा था, जिसमें से कि यादव थे, जाट थे, कुर्मी थे, जो कि सवर्णों से भी ज्यादा अमीर थे, उनको ओबीसी में डालकर 27% आरक्षण का झुंझुना थमा दिया गया। ठीक है, आरक्षण मिल गया, लेकिन उससे क्या हुआ? हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी खाई खींच दी गई, एक बहुत बड़ा दरार पैदा कर दी गई। और इसके बाद कहानियां बनाई जाने लगी कि किस तरीके से सवर्णों ने जो है ओबीसी पे अत्याचार किया है। सोचिए आप, सवर्णों ने ओबीसी पे अत्याचार किया, जबकि 1990 से पहले ऐसा कोई सीन नहीं था। सब मिलजुल के रहते थे, सब खुशी खुशी रह रहे थे। सिर्फ एससी एसटी को आरक्षण था। अब इसमें ओबीसी जोड़ दिया गया। अब आप और सुनिए, जैसे कि भी हमारे प्रिय मोदी जी ने जो कहा है कि हमने एससी एसटी कानूनों को जो है और भी ज्यादा जो है कड़ा बना दिया है। भाई, मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुमकिन है ना। तो उनकी कड़ाई के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई। आप सुनिए, ये जो ओबीसी है, ये एक मतलब 27% आरक्षण दे दिया गया मंडल कमीशन में, चलो बात खत्म हो गई, चल रहा है अभी तक। और ऐसा आरक्षण का ये रखा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। 50% जो है वो सभी के लिए ओपन कैटेगरी रखी गई, जनरल कास्ट जिसको कह सकते हैं। 50% में वो लोग compete करेंगे। लेकिन अभी कुछ सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए इस आरक्षण के प्रतिशत को 50% से ज्यादा कर दिया है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसको रोकता रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन जातिवादी नेताओं की, जो कहते नहीं वोटजीवी नेताओं की जो मानसिकता है, उसके चलते ये 50% की जो सीमा बच पाएगी। खैर, अभी मोदी जी ने एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, पहले नहीं था।
संविधान में 102वें संशोधन करके इन्होंने एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने सन 2014 से लेकर 2024 के बीच में विभिन्न राज्यों में सर्वे किया और 365 ऐसी जातियों को चुनाव किया गया जिनको कि वो ओबीसी में डालना चाहती हैं। समझिए, अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी जातियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आजादी के समय कुछ जातियां जो थी वो एससी एसटी में थी। इसके बाद में धीरे 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 मंडल कमीशन के समय में ओबीसी में कुछ जातियां आई, लेकिन हर सरकार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए नई नई जातियां जोड़ती जा रही। मोदी सरकार ने 365 जातियां चिन्हित की जिनको कि इन ओबीसी में डाला जाएगा। और सबसे बड़ी मतलब एक आश्चर्य की बात यह है कि मोदी जी ने, अभी आपने एक उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें बड़े वो शिपिसली कह रहे हैं कि मैंने अपने गुजरात में मुख्यमंत्री काल के दौरान मुसलमानों की करीब 80 जातियों को ओबीसी में डाला। नहीं है वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की। अब साफ सवाल यह है, आरक्षण दिया गया था कि जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, ओबीसी में आपने मुस्लिमों को कैसे डाला? या तो मुगलिया शासन या मुस्लिम शासकों द्वारा इस देश पे किए गए अत्याचारों की कहानियां झूठी थी, या फिर अभी जो है जो किया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि अगर मुस्लिम ही प्रताड़ित थे तो उन्होंने प्रताड़ना किसकी की? लेकिन साहब मोदी जी हैं। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि आज के हमारे बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं। आरक्षण से आप आगे एक सीढ़ी दो सीढ़ी बढ़ सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी जो गरीब लोग हैं वो आज भी वैसे के वैसे गरीब है। आरक्षण का कोई भला नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने आगे लोग बढ़ चुके हैं उस आरक्षण के सहारे, वो अपने पीछे जो है वो किसी को आने ही नहीं देना चाहते। आईएएस के बेटे को जो है अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके माता पिता क्लास वन सर्विस में थे, फिर वो क्लास वन सर्विस में आए इसी आरक्षण के जरिए। और आरक्षण कैसा? स्कूल में आरक्षण, कॉलेज में आरक्षण, फीस में वजीफा भी मिल रहा है। इसके बाद उनको नौकरी लगी तो नौकरी में आरक्षण, फिर प्रमोशन में आरक्षण। कितना करोगे यार? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो रहम करो, कहीं तो कंपटीशन रखो। और अब तो बातचीत चल रही है कि हम प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण देंगे। प्राइवेट नौकरियों में कौन आपको मतलब आरक्षण देगा? और अगर देगा भी तो क्या आपको पता है कि जो आरक्षित वर्ग आप देख रहे हो कि किस तरीके से -40 नंबर लाने पे जो है मतलब जो एमडी जो अपने होते हैं ना, जो नीट परीक्षा में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डॉक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, -40 पे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब क्या मोदी जी इनसे इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि मोदी जी तो इलाज अपना विदेश में कराएंगे। वीपी सिंह मंडल कमीशन लाए थे, लालू बहुत बड़े पुरोधा थे, लेकिन इलाज कराने लालू अपना किडनी का सिंगापुर जाएंगे। वीपी सिंह अपना इलाज कराने कहां? अमेरिका जाएंगे। सोनिया गांधी इलाज कराने भी अमेरिका जाएंगी। ये इस आरक्षण के द्वारा पैदा हुए डॉक्टरों से इलाज नहीं कराएंगे। इनसे इलाज कौन कराएगा? जो इनके पीछे खड़े होके नेताजी जिंदाबाद चिल्लाते हैं वो गरीब लोग, क्योंकि ये सारे आरक्षित डॉक्टर ज्यादातर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर बनते हैं और आप इनका कुछ कर नहीं सकते। तो आप ये समझिए, ये खेल चल रहा है इस देश में। पहले एससी एसटी में बांटा, इसके बाद ओबीसी लाए, अब ओबीसी में और भी जातियां डाली जा रही हैं। इसके बाद क्या होगा? एक जाति, क्योंकि देखिए जाति एक अवधारणा है, जाति एक सिंड्रोम है। इवन घर में जातियां नहीं होती। एक ही परिवार में पैदा हुआ बच्चा जो अमीर होता है वो अपने से गरीब भाई को जो है छोटा मानता है, भले ही वो मतलब उम्र में उससे बड़ा हो। तो ये भेद जो है ये जातियों का नहीं है, ये भेद है अमीरी का। लेकिन जातियों को चूंकि आरक्षण मिला, फिर वर्ग इसमें शामिल कर दिया गया। तो ऐसे करके इन नेताओं ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और आजीवन सत्ता से चिपके रहने के लिए ये सारा कांड किया है। दोस्तों, समझना पड़ेगा, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, लेकिन अगर यही हालात रहे तो आप ये मान के चलिए कि हमारा देश जो है खत्म होने के कगार पे आ जाएगा और इसको कोई नहीं बचा सकता। आप आरक्षण 10 साल ले लीजिए, मैं तो कहता हूं 100% आरक्षण मोदी जी कर दीजिए, बट एक टाइमलाइन डिसाइड करिए कि 10 सालों के लिए 100% आरक्षण रहेगा। 70-75 साल हो गए हैं, इस आरक्षण से कितनों का भला हुआ? क्या सारे एससी एसटी सभी अमीर हो गए? सबकी सामाजिक और आर्थिक हालत सुधर गई? नहीं।
और ना सुधर सकती है, क्योंकि अगर एक अमीर बनेगा तो उसके पीछे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 गरीब पैदा हो जाएंगे। वो अपने आप को बराबर मानेंगे ही नहीं। और जो अमीर बन गया वो अपने आप को, आपको क्या लगता है जो एक अमीर आईएएस बन गया है वो चाहे किसी भी एससी एसटी ओबीसी कहीं से भी हो, वो अपने बगल में किसी गरीब जो है एससी एसटी ओबीसी को बैठने देगा? कभी सुना है आपने ऐसा? या किसी गरीब परिवार में शादी करेगा? नहीं करेगा। तो फिर काहे के लिए हम ये चोचले पाल के बैठे हुए हैं? साहब आरक्षण दे दो सब सुधर जाएगा। साहब कुछ नहीं सुधरेगा। आरक्षण से हमारी प्रतिभा का पलायन होगा। और यही कारण है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज में आज हमारे सीईओज बैठे हुए हैं, अगर वो इसी भारत में होते तो हो सकता है मोदी जी के 10 किलो वाले राशन की लाइन में लगे होते और हर हर मोदी घर घर मोदी चिल्ला रहे होते, या एस सी एस टी एक्ट में अंदर हो जाते, या यूजीसी एक्ट में उनके जो है बच्चे जो है अब तक प्रताड़ना झेल रहे होते। क्योंकि इस देश में कब किसको विक्टिम बना दिया जाए, कब किसको प्रताड़ित कर दिया जाए, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्लास के आधार पर, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये काम करने में हमारे नेता हमारे नेता जो है सहयोग दे रहे हैं, इनको कि हम इस देश का भाग्य विधाता मानते हैं। तो दोस्तों सोचिए जरूर, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्या दशा है, और हम कैसे अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे, ये बातें दूसरों को बताइए, फैलाइए लोगों के बीच में, ताकि हमारे देश में जो हमारा समाज है वो बंटने से बच जाए। हम ये कोशिश करते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा फायदा है, हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हमारा समाज एक रहे। हमारे नेताओं को हमारे समाज को एक करना चाहिए, ना कि बांटना चाहिए। क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं वो अपने फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, और इस जो नेताओं की जो ये कलुषित, जो कहते नहीं कि कार्य हैं, इनमें सहयोग न दें, बल्कि इनको तोड़ने की और इनको दूर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।